कभी सोचा है कि जब कोई चीज मुफ्त में मिलती है तो उसकी असली कीमत क्या होती है? आज हम डिजिटल दुनिया के उसी अनदेखे पहलू को समझने की कोशिश करेंगे जो चुपचाप हमारी जिंदगी को बदल रहा है। हम सब हर दिन न जाने कितने फ्री ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, पर्सनलाइज विज्ञापन देखते हैं, पर क्या हमने कभी एक पल रुककर ये सोचा है कि हम इनकी कीमत किस चीज से चुका रहे हैं? जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो। तो चलिए सबसे पहले इसी धारणा को तोड़ते हैं कि मुफ्त सेवाओं की कोई कीमत नहीं होती है। क्या ये सच है? आइए जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि हमारी डिजिटल दुनिया में असल में हो क्या रहा है। ये बात अक्सर सुनने को मिलती है ना, कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन मामला सिर्फ उन चीज़ों का नहीं है जिन्हें हम छिपाना चाहते हैं। मामला उन चीज़ों का है जो हम अनजाने में दे रहे हैं और जिनकी कीमत का हमें अंदाज़ा तक नहीं है। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई आइसबर्ग हो जो हम जानबूझकर शेयर करते हैं। अपनी तस्वीरें, अपनी पोस्ट्स, वो तो बस पानी के ऊपर दिखने वाला हिस्सा है। असली खजाना तो नीचे छिपा है, उस डेटा में जिसे डिजिटल एग्जॉस्ट कहते हैं, यानी वो डिजिटल निशान जो हम अनजाने में पीछे छोड़ते जाते हैं। इसी छिपे हुए डेटा को एक हार्वर्ड प्रोफेसर ने डिजिटल शैडो का नाम दिया है। ये एक ऐसा कीमती संसाधन है जिसके बारे में शायद हमें पता भी नहीं था कि हमारे पास है, और ये हर पल बनता जा रहा है। इसे बिहेवियरल सरप्लस कहा जाता है। जरा सोचिए, जब हम ऑनलाइन कुछ खोजते हैं तो हम सिर्फ खोज का शब्द नहीं देते, हम ये भी बताते हैं कि हमने कितनी देर सोचा, कहाँ क्लिक किया और किसे नज़रअंदाज किया। ये जो एक्स्ट्रा डेटा है जिसे कभी बेकार समझा जाता था, आज वही एक पूरी नई अर्थव्यवस्था का कच्चा माल है। सोचकर देखिए, हमारी टाइपिंग की गलतियां, हमारी आवाज़ का उतार चढ़ाव, क्लिक करने से पहले की हमारी ज़रा सी हिचकिचाहट, ये सभी छोटे छोटे सुराग हैं जो हमारे बारे में बहुत कुछ बताते हैं। और ये सब कुछ इकट्ठा किया जा रहा है। तो सवाल यह है कि इस सारे डेटा का होता क्या है? इसे एक तरह के डिजिटल कारखानों में भेजा जाता है जहां इसे एक नए और बहुत शक्तिशाली उत्पाद में बदल दिया जाता है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। इस सप्लाई चेन में हम ग्राहक नहीं हैं, हम कच्चा माल हैं। हमारे व्यवहार से डेटा निकाला जाता है, एआई उसका विश्लेषण करता है और फिर हमारे भविष्य के व्यवहार के बारे में भविष्यवाणियां बनाई जाती हैं, और इन्हीं भविष्यवाणियों को दूसरे व्यवसायों को बेच दिया जाता है। पोकेमॉन गो तो याद ही होगा। हमें लगा कि हम बस एक मजेदार गेम खेल रहे हैं और वर्चुअल मॉन्स्टर्स पकड़ रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे ये लोगों के व्यवहार को बदलने का एक बहुत बड़ा ग्लोबल एक्सपेरिमेंट था। पोकेमॉन गो का असली खेल था खिलाड़ियों को उन दुकानों तक ले जाना जिन्होंने इसके लिए पैसे दिए थे। ये ऑनलाइन क्लिक का असल दुनिया का वर्जन था। मतलब व्यवसायों ने इस बात की गारंटी के लिए पैसे दिए थे कि असली लोग चलकर उनकी दुकानों में आएंगे और पैसा खर्च करेंगे। और ये सब हमारी नज़रों से छिपा रहता है। जैसा कि शोशाना जुबॉफ कहती हैं, हमारी अज्ञानता ही उनका आनंद है। क्योंकि अगर हमें ये पूरी तरह समझ आ गया कि क्या हो रहा है, तो शायद हम इसमें शामिल ही ना हों। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब ये सिर्फ हमारे डेटा का इस्तेमाल करने से आगे बढ़कर हमारे पूरे जीवन का इस्तेमाल करने तक पहुंच गया है। हम अनजाने में बिना सैलरी के एआई ट्रेनर बन गए हैं। कभी सोचा है कि आजकल डेली व्लॉगिंग इतनी लोकप्रिय क्यों हो गई है? लोग अपने जीवन का हर पल क्यों साझा कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ लोगों से जुड़ने की इच्छा है, या इसके पीछे कोई गहरी आर्थिक ताकत काम कर रही है? एआई को इंसान की तरह काम करने के लिए उसे इंसान की तरह जीना सीखना होगा, और ये काम स्क्रिप्टेड फिल्में नहीं सिखा सकती। एक रोबोट को एक अस्त-व्यस्त घर को समझना सिखाने के लिए उसे असल जिंदगी के लाखों घंटे देखने की जरूरत है, और यहीं पर डेली व्लॉग्स काम आते हैं। ये जो क्रिएटर इकोनॉमी है, ये लोगों को ये कीमती डेटा मुफ्त में देने के लिए प्रोत्साहित करती है। उन्हें वेतन के बजाय मशहूर होने का एक लॉटरी टिकट मिलता है, जबकि प्लेटफॉर्म सारा का सारा डेटा अपने पास रख लेता है। मतलब वे बिना सैलरी के एआई ट्रेनर बन जाते हैं। तो अगली बार जब किसी वीडियो को लाइक, कमेंट या स्किप करें, तो याद रखिएगा, ये सिर्फ अपनी पसंद बताना नहीं है। ये मुफ्त में एक क्वालिटी कंट्रोल टीम का काम करना है जो उसी एआई को बेहतर बना रही है जो एक दिन हमारी नकल करेगा। तो इसका अंत कहाँ है? ये सारा डेटा आखिर बना क्या रहा है? और इस नई अर्थव्यवस्था में असल में दांव पर क्या लगा है? अपनी बहसों, अपनी कमजोरियों और अपने निजी पलों को ऑनलाइन शेयर करके हम अनजाने में इंसानियत का सोर्स कोड सौंप रहे हैं। हम उन एआई से आगे बढ़ रहे हैं जो हमारे व्यवहार की भविष्यवाणी करते थे, और अब हम ऐसे एआई की ओर बढ़ रहे हैं जो हमारे व्यवहार की नकल कर सकते हैं।
प्राइवेसी के सार्वजनिक वादों और पर्दे के पीछे की हकीकत में एक बहुत बड़ा अंतर है। जून 2019 में फेसबुक के एक वकील ने अदालत में साफ साफ कहा था कि फेसबुक यूजर्स को प्राइवेसी यानी निजता की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये एक ऐसी लड़ाई नहीं है जिसे हम अकेले वीपीएन का इस्तेमाल करके जीत सकते हैं। ये एक सामूहिक समस्या है और इसके लिए सामूहिक कार्रवाई की जरूरत है। चुनौती ये है कि ये सिस्टम इतने नए और ताकतवर हैं कि हमारे कानून अभी तक इनके साथ कदम से कदम नहीं मिला पाए हैं। जैसा कि जुबॉफ हमें याद दिलाती हैं, निगरानी पूंजीवाद 20 साल पुराना है, लोकतंत्र कई सदियों पुराना है। मैं लोकतंत्र पर दांव लगाती हूं। ये एक शक्तिशाली रिमाइंडर है कि जो तकनीक आज हमारे डेटा का इस्तेमाल कर रही है, वही तकनीक कल हमारी लोकतांत्रिक प्रणालियों को कमजोर करने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो अंत में सवाल यही है, इंसानियत के इस सोर्स कोड की कीमत क्या है और क्या हम इसे इतनी आसानी से सौंपने को तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर देना होगा।